दोस्तों, क्या आपने कभी सुबह 5 बजे अपनी आंख खुलते हुए महसूस किया है? जब पूरी दुनिया सो रही होती है, जब सड़कों पर कोई शोर नहीं होता, जब आपका फ़ोन साइलेंट पड़ा होता है और सिर्फ आप और आपकी सांसों की आवाज़ होती है। शायद नहीं, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए सुबह 5 बजे का मतलब है गहरी नींद, या फिर वो अलार्म जो हम बार बार स्नूज़ करते जाते हैं जब तक कि आखिरी पल में उठकर भागना ना पड़े। हम सोचते हैं कि सोना ही आराम है, कि जितनी देर तक हम बिस्तर पर पड़े रहें उतना ही अच्छा है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे सफल, सबसे शांत, सबसे संतुष्ट लोगों का एक राज है, और वह राज किसी सीक्रेट फॉर्मूले में नहीं, बल्कि सिर्फ 1 घंटे में छुपा है। वो जरा सोचिए, आपकी सुबह कैसी शुरू होती है। अलार्म बजता है, आप आधी नींद में हाथ बढ़ाकर उसे बंद करते हैं, फिर सोचते हैं बस 5 मिनट और वो 5 मिनट कब 20 मिनट बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर आप जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, नाश्ता छोड़ देते हैं या भागते हुए करते हैं। फ़ोन उठाते ही सबसे पहले नोटिफिकेशंस का ढेर देखते हैं, ईमेल्स, मैसेजेस, न्यूज़, और इससे पहले कि आप अपने दिन का पहला फैसला खुद ले पाएं, दुनिया पहले ही आपके दिमाग पर कब्जा कर चुकी होती है। आप पूरे दिन रिएक्ट करते रहते हैं, किसी और के इमरजेंसी को हैंडल करते रहते हैं, किसी और के एजेंडे को पूरा करते रहते हैं, और रात को जब बिस्तर पर लेटते हैं तो सोचते हैं, आज भी मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। यह पैटर्न कोई नई बात नहीं, यह लगभग हर इंसान की कहानी है जो आज की तेज रफ्तार दुनिया में जी रहा है। हम इतने बिजी हैं दूसरों की ज़िंदगी संभालने में कि अपनी ज़िंदगी को संवारने का वक्त ही नहीं मिलता। हम बड़े सपने देखते हैं, बड़े गोल्स बनाते हैं, लेकिन हर सुबह की शुरुआत हमें उसी पुरानी थकान भरी रूटीन में धकेल देती है, और धीरे धीरे वो सपने बस सपने ही रह जाते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ लोग हैं जिन्होंने इस पैटर्न को तोड़ा है, जिन्होंने एक ऐसा सीक्रेट ढूंढा जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। और वो सीक्रेट है सुबह के उस पहले घंटे को पूरी तरह अपने लिए इस्तेमाल करना, इससे पहले कि दुनिया जागे, इससे पहले कि दुनिया की मांगे शुरू हों। इसी सीक्रेट पर आधारित है एक किताब जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। नाम है द 5 AM क्लब। रॉबिन शर्मा नाम के एक लेखक ने यह किताब लिखी, और इस किताब में उन्होंने एक बहुत खूबसूरत कहानी के जरिए यह सिखाया है कि कैसे सुबह 5 बजे उठना सिर्फ जल्दी उठने की आदत नहीं, बल्कि एक पूरी जीवन शैली है, एक ऐसा फलसफा है जो आपके दिमाग, आपके दिल, आपकी सेहत और आपकी आत्मा चारों को मजबूत बनाता है। यह किताब एक कहानी के रूप में लिखी गई है जिसमें एक असफल आर्टिस्ट और एक थका हुआ बिजनेसमैन दोनों एक रहस्यमयी मेंटर से मिलते हैं, जो उन्हें सिखाता है कि असली सफलता और शांति का राज सुबह के उस पहले घंटे में छुपा है। आज हम इसी किताब की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि आखिर इस 1 घंटे में ऐसा क्या जादू है जो पूरी जिंदगी बदल सकता है। यह वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, यह एक निमंत्रण है अपनी सुबह को और उसके जरिए अपनी पूरी जिंदगी को नए सिरे से डिजाइन करने का। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर चैप्टर आपको एक ऐसे राज के करीब लेकर जाएगा जो शायद आपकी सुबह और आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सुबह अब सिर्फ भागदौड़ ना हो, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बने, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखिए आई विल जॉइन द 5 AM क्लब, और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों के लिए रीडपीडिया को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि यह चैनल सिर्फ किताबें नहीं सुनाता, यह आपकी ज़िंदगी बदलने की कोशिश करता है। चैप्टर 1, वो मुलाकात जिसने सब कुछ बदल दिया। किताब की शुरुआत एक बहुत दिलचस्प कहानी से होती है। 2 लोग हैं, एक है एक असफल आर्टिस्ट जिसका नाम है, जिसकी ज़िंदगी में क्रिएटिविटी तो है लेकिन डिसिप्लिन की कमी है। वह हमेशा अपने सपनों को टालता रहता है, हमेशा कल पर छोड़ देता है। दूसरा है एक बहुत सफल बिजनेस वूमन, जो बाहर से देखने में तो हर चीज़ में परफेक्ट लगती है, बड़ी कंपनी, बड़ा पैसा, बड़ी सफलता, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह थकी हुई है, बर्नआउट हो चुकी है, उसकी ज़िंदगी में कोई शांति नहीं बची। यह दोनों लोग जिनकी ज़िंदगी बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में जा रही है, एक सेमिनार में मिलते हैं जहां एक रहस्यमयी बिलियनियर उन्हें एक अनोखा प्रस्ताव देता है। वह उन्हें बताता है कि अगर वे उसके साथ एक खास यात्रा पर चलें तो वह उन्हें एक ऐसा सीक्रेट सिखाएगा जिसने उसकी अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। यह सीक्रेट कोई जटिल फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक बहुत ही सिंपल सी आदत है, सुबह 5 बजे उठना। शुरुआत में दोनों लोग इस बात पर हैरान होते हैं, वे सोचते हैं कि सिर्फ जल्दी उठने से भला जिंदगी कैसे बदल सकती है। लेकिन जैसे जैसे वह मेंटर उन्हें इस सीक्रेट की गहराई समझाता है, उनकी सोच बदलने लगती है।
मेंटर उन्हें बताता है कि सुबह का वह पहला घंटा, जब दुनिया अभी सोई हुई होती है, वह सबसे कीमती वक्त होता है, क्योंकि उस वक्त कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई मांग नहीं होती, सिर्फ आप होते हैं और आपकी सबसे गहरी संभावनाएं। मेंटर एक बहुत गहरी बात कहता है। वह कहता है कि जिस तरह आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं, वैसे ही आपका पूरा दिन बीतता है। अगर आप जल्दबाजी और अफरातफरी में उठते हैं तो आपका पूरा दिन भी उसी अफरातफरी में गुजरेगा। लेकिन अगर आप शांति से, इरादे के साथ अपने लिए वक्त निकालकर दिन की शुरुआत करते हैं, तो वह शांति और वह इरादा आपके पूरे दिन में झलकता है। यह बात हमें एक गहरी सच्चाई की तरफ ले जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे बड़े फैसलों से बनती है, बड़े मौकों से बनती है, उन छोटी छोटी रोज की आदतों से, खासकर उन आदतों से जो हम अपने दिन की शुरुआत में डालते हैं। सुबह का वह पहला घंटा एक तरह से आपके पूरे दिन का टोन सेट करता है। वह तय करता है कि आप पूरे दिन किस मानसिक अवस्था में रहेंगे। मेंटर आगे समझाता है कि सुबह जल्दी उठने का मतलब सिर्फ ज़्यादा घंटे काम करना नहीं है, बल्कि यह उन घंटों की क्वालिटी की बात है। सुबह 5 से 6 बजे के बीच का वक्त, जिसे किताब में विक्ट्री आवर कहा गया है, वह वक्त होता है जब आपका दिमाग सबसे ज़्यादा शांत और साफ होता है, जब आपकी विल पावर सबसे मजबूत होती है, जब आपके पास सबसे ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि रात भर की नींद ने आपके दिमाग को पूरी तरह रिफ्रेश कर दिया होता है। यह वैज्ञानिक रूप से भी सच है। दिन के बढ़ने के साथ साथ हमारी विल पावर धीरे धीरे कम होती जाती है। यह एक कॉन्सेप्ट है जिसे साइकोलॉजिस्ट ईगो डिप्लीशन कहते हैं। सुबह जब आप उठते हैं, आपकी विल पावर पूरी तरह रिचार्ज होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, हर छोटे बड़े फैसले के साथ, हर डिस्ट्रैक्शन के साथ वह विल पावर घटती जाती है। यही वजह है कि रात तक हम अक्सर वो काम नहीं कर पाते जो हमने सुबह प्लान किए थे, क्योंकि तब तक हमारी मानसिक ऊर्जा बहुत कम बच चुकी होती है। मेंटर उन दोनों लोगों को एक चुनौती देता है, अगले 6 महीने तक हर दिन सुबह 5 बजे उठने की और उस पहले घंटे को पूरी तरह अपने आप में निवेश करने की। शुरुआत में दोनों लोग हिचकिचाते हैं। यह उनके लिए बहुत मुश्किल लगता है, खासकर उस आर्टिस्ट के लिए जो हमेशा देर रात तक जागने का आदी है, और उस बिजनेस वूमन के लिए जो पहले से ही इतनी थकी हुई है। लेकिन मेंटर उन्हें एक बहुत गहरी बात समझाता है। वो कहता है कि यह मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि हमारी मौजूदा आदतें, चाहे वे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, हमें कंफर्टेबल महसूस कराती हैं। बदलाव हमेशा असहज होता है शुरुआत में, लेकिन जो लोग इस असहजता से गुजरना सीख जाते हैं, वे ही असल में अपनी जिंदगी को बदल पाते हैं। यह वो पहला सबक है जो किताब हमें सिखाती है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आपको अपनी सुबह बदलनी होगी, और अपनी सुबह बदलने का मतलब है असहजता को गले लगाना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, और यह विश्वास करना कि यह छोटा सा बदलाव धीरे धीरे एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन में बदल सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि सिर्फ जल्दी उठ जाना काफ़ी नहीं है। उस घंटे में असल में करना क्या है? इसका जवाब छुपा है किताब के सबसे प्रैक्टिकल और पावरफुल फॉर्मूले में, जिसे 20-20-20 फॉर्मूला कहा जाता है, और यही अगले चैप्टर का विषय है, चैप्टर 2। 20-20-20 का जादुई फॉर्मूला हम दोनों को एक बहुत सिंपल लेकिन गहरा फॉर्मूला सिखाता है, जिसे वो 20-20-20 फॉर्मूला कहता है। यह फॉर्मूला सुबह के उस पहले घंटे को 3 बराबर हिस्सों में बांटता है, हर हिस्सा 20 मिनट का। पहला 20 मिनट शरीर के लिए, दूसरा 20 मिनट दिमाग और आत्मा के लिए, और तीसरा 20 मिनट सीखने और बढ़ने के लिए। पहला 20 मिनट, जिसे किताब में मूव कहा गया है, इसका मतलब है तेज फिजिकल एक्टिविटी। यह कोई भारी वर्कआउट नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ ऐसा जो आपके शरीर में खून का प्रवाह तेज कर दे, आपकी हार्ट रेट बढ़ा दे, आपके शरीर में एंडोर्फिन रिलीज कर दे। यह जॉगिंग हो सकती है, तेज चलना हो सकता है, कोई हल्का वर्कआउट हो सकता है, या योगा भी हो सकता है। मेंटर समझाता है कि क्यों यह इतना जरूरी है। जब आप सुबह उठते हैं, आपका शरीर अभी भी नींद की अवस्था में होता है, आपका दिमाग धुंधला सा महसूस होता है। लेकिन जैसे ही आप अपने शरीर को हिलाना शुरू करते हैं, आपके शरीर में कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो आपको तुरंत अलर्ट और एनर्जेटिक बना देते हैं। साथ ही फिजिकल एक्टिविटी आपके दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन भी रिलीज करती है, जो आपके मूड को बेहतर बनाती है और आपको पूरे दिन के लिए पॉजिटिव बनाती है। किताब में एक बहुत दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। दुनिया के सबसे सफल लोगों में से बहुत सारे लोग अपने दिन की शुरुआत किसी फिजिकल एक्टिविटी से करते हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह एक जानबूझकर की गई प्रैक्टिस है, क्योंकि वे जानते हैं कि शरीर को एक्टिवेट करना दिमाग को भी एक्टिवेट करता है।
जब आपका शरीर मजबूत और एनर्जेटिक महसूस करता है, आपका दिमाग भी ज़्यादा स्पष्ट और फोकस्ड महसूस करता है। दूसरा 20 मिनट, जिसे किताब में रिफ्लेक्ट कहा गया है, इसका मतलब है अपने अंदर की तरफ मुड़ना। चाहे वो मेडिटेशन हो, जर्नलिंग हो या सिर्फ शांति से बैठकर अपने विचारों को देखना हो। इस समय का मकसद है अपने दिमाग को शांत करना, अपने अंदर की उस शोर से बाहर निकलना जो हमें दिन भर घेरे रहता है, और अपनी सोच को स्पष्टता देना। मेंटर बताता है कि मेडिटेशन एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह किसी बहुत जटिल तकनीक की तरह हो। सिंपल तरीके से बस अपनी सांसों पर ध्यान देना, हर सांस को महसूस करना, यह भी एक बहुत गहरी मेडिटेशन प्रैक्टिस बन सकती है। इस 20 मिनट में आप जर्नलिंग भी कर सकते हैं, यानी अपने विचारों को कागज पर उतारना, अपनी चिंताओं को, अपने सपनों को, अपनी कृतज्ञता को शब्दों में बांधना। जर्नलिंग का एक बहुत गहरा फायदा है, जब आप अपने विचारों को लिखते हैं, आप उन्हें अपने दिमाग से बाहर निकालकर कागज पर उतार देते हैं, और इससे आपका दिमाग हल्का महसूस करता है। यह भी बहुत मददगार है कि आप हर सुबह 3 चीज़ों के बारे में लिखें जिनके लिए आप आभारी। यह छोटी सी प्रैक्टिस आपके पूरे दिन के नजरिए को पॉजिटिव बना सकती है। तीसरा 20 मिनट, जिसे किताब में ग्रो कहा गया है, इसका मतलब है कुछ नया सीखना। यह कोई किताब पढ़ना हो सकता है, कोई पॉडकास्ट सुनना हो सकता है, कोई नया स्किल सीखना हो सकता है। मेंटर समझाता है कि जो लोग रोज कुछ नया सीखते हैं, उनका दिमाग जिंदगी भर तेज और लचीला बना रहता है, जबकि जो लोग सीखना बंद कर देते हैं, उनका दिमाग धीरे धीरे कुंद पड़ने लगता है। किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है। अगर आप हर दिन सिर्फ 20 मिनट कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं, तो एक साल में आप लगभग 20 किताबें पढ़ चुके होंगे। यह छोटा सा निवेश जो रोज मामूली लगता है, सालों में मिलकर एक बहुत बड़ा नॉलेज बेस बना देता है। यह वही कंपाउंड इफेक्ट है जो छोटी आदतों को बड़े बदलाव में बदल देता है। इन तीनों हिस्सों को मिलाकर 20-20-20 फॉर्मूला बनता है, और मेंटर समझाता है कि यह फॉर्मूला इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि यह इंसान के 4 अंदरूनी साम्राज्यों को एक साथ मजबूत करता है, जिन्हें किताब में माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट कहा गया है। मूव आपकी हेल्थ सेट को मजबूत करता है, रिफ्लेक्ट आपकी हार्ट सेट और सोल सेट को गहराई देता है, और ग्रो आपकी माइंड सेट को तेज बनाता है। यह चारों साम्राज्य मिलकर आपकी पूरी जिंदगी की नींव बनाते हैं। अगर इनमें से एक भी कमजोर है, तो आपकी पूरी जिंदगी असंतुलित महसूस होती है, चाहे आप बाहर से कितने भी सफल क्यों ना दिखें। लेकिन जब ये चारों साम्राज्य मजबूत होते हैं, तब आप एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जो सिर्फ सफल नहीं, बल्कि संतुलित और संतोषजनक भी होती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर एक नई आदत को अपनाना, खासकर इतनी बड़ी आदत जैसे सुबह जल्दी उठना, इतना मुश्किल क्यों लगता है, और इसे आसान कैसे बनाया जा सकता है? इसका जवाब छुपा है किताब के अगले हिस्से में, जहां हम बात करेंगे आदत बनाने के विज्ञान की। चैप्टर 3, आदत बनाने का विज्ञान। किताब में मेंटर एक बहुत गहरी बात समझाता है। कोई भी नई आदत बनाना शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन यह मुश्किलपन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वो एक बहुत दिलचस्प मॉडल बताता है, जिसे वह 66 दिन का फॉर्मूला कहता है, जो 3 चरणों में बंटा होता है, हर चरण 22 दिनों का। पहला चरण जो पहले 22 दिनों तक चलता है, उसे विनाशकारी चरण कहा जाता है। इस चरण में नई आदत बनाना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि आपका दिमाग पुरानी आदतों के साथ लड़ता है। यह वो वक्त होता है जब आपकी विल पावर सबसे ज्यादा टेस्ट होती है, जब हर सुबह उठना एक बड़ी चुनौती जैसा लगता है, जब आपका मन बार बार कहता है कि आज छोड़ दो। मेंटर समझाता है कि यह चरण इतना मुश्किल इसलिए है क्योंकि आपका दिमाग नई चीजों को खतरे की तरह देखता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब आप कोई नई आदत बनाने की कोशिश करते हैं, आपका दिमाग नए न्यूरल पाथवेज बनाने की कोशिश करता है, और यह प्रक्रिया शुरुआत में बहुत एनर्जी की मांग करती है। यही वजह है कि पहले कुछ दिन सबसे ज्यादा थकाने वाले लगते हैं। दूसरा चरण जो अगले 22 दिनों तक चलता है, उसे अनकंफर्टेबल चरण कहा जाता है। इस चरण में आदत अभी भी पूरी तरह नेचुरल नहीं बनी होती, लेकिन पहले चरण जितनी मुश्किल भी नहीं रहती। आप अभी भी सोच समझकर उठते हैं, अभी भी कभी कभी मन करता है कि आज छोड़ दें, लेकिन धीरे धीरे यह उतना दर्दनाक नहीं लगता जितना पहले लगता था। तीसरा चरण जो आखिरी 22 दिनों तक चलता है, उसे स्टेबलाइजेशन चरण कहा जाता है। इस चरण में आदत धीरे धीरे आपकी पहचान का हिस्सा बनने लगती है। अब आप बिना ज्यादा सोचे समझे सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। यह अब एक मजबूरी नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। 66 दिन पूरे होते होते यह आदत आपके अंदर इतनी गहराई से बस जाती है कि इसे तोड़ना अब उतना ही मुश्किल हो जाता है।
जितना इसे शुरू करना पहले मुश्किल था। यह समझना बहुत जरूरी है कि यह प्रक्रिया लीनियर नहीं होती, यानी सीधी लाइन में आगे नहीं बढ़ती। कुछ दिन बहुत आसान लगेंगे, कुछ दिन बहुत मुश्किल। कभी कभी आपको लगेगा कि आप वापस पहले चरण में पहुंच गए हैं, भले ही आप तीसरे चरण में हों। यह बिल्कुल नॉर्मल है और मेंटर इस बात पर जोर देता है कि इस उतार चढ़ाव को स्वीकार करना ही सफलता की कुंजी है। किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है, जो लोग नई आदतें बनाने में असफल होते हैं, वे इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें विल पावर की कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे उस मुश्किल पहले चरण में हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि अगर यह इतना मुश्किल लग रहा है तो शायद यह आदत उनके लिए नहीं बनी। लेकिन असलियत यह है कि हर कोई इस मुश्किल पहले चरण से गुजरता है। यह कोई असामान्य बात नहीं, बल्कि हर बदलाव का एक जरूरी हिस्सा है। मेंटर एक बहुत प्रैक्टिकल सलाह देता है। इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कुछ रणनीतियां अपनाइए। पहली रणनीति है, रात को ही अगली सुबह की तैयारी कर लीजिए। अपने कपड़े पहले से निकाल कर रख दीजिए, अपना वर्कआउट गियर तैयार रखिए, अपनी किताब बिस्तर के पास रखिए। जितनी कम बाधाएं सुबह आपके सामने होंगी, उतना ही आसान होगा उठकर उस रूटीन को शुरू करना। दूसरी रणनीति है, अपने सोने का समय भी बदलिए। अगर आप सुबह 5 बजे उठना चाहते हैं लेकिन रात को 12 बजे तक जागते रहते हैं, तो आपका शरीर पर्याप्त नींद से वंचित रह जाएगा और लंबे समय में यह टिकाऊ नहीं होगा। मेंटर सुझाव देता है कि रात को 10 बजे तक सोने की कोशिश करें ताकि आपको पूरे 7 से 8 घंटे की नींद मिल सके। तीसरी रणनीति है, अपने फ़ोन को अपने बेडरूम से दूर रखिए, या कम से कम बिस्तर से दूर। जब फ़ोन आपके पास होता है, वह हमेशा एक डिस्ट्रैक्शन का जरिया बन जाता है, चाहे रात को सोने से पहले हो या सुबह उठने के तुरंत बाद। अगर आपका अलार्म फ़ोन में है तो एक अलग अलार्म क्लॉक खरीद लीजिए ताकि आपको सुबह उठते ही फ़ोन उठाने की ज़रूरत ना पड़े। चौथी रणनीति है, अपने आप को जवाबदेह बनाइए। किसी दोस्त के साथ यह चुनौती साझा कीजिए या किसी ऐसे ग्रुप में शामिल हो जाइए जो सुबह जल्दी उठने की प्रैक्टिस करता है। जब आप जानते हैं कि कोई और भी आपकी प्रगति देख रहा है, यह आपको मोटिवेटेड रखने में मदद करता है। पांचवी और सबसे गहरी रणनीति है, अपने माइंडसेट को बदलिए। इसे एक मजबूरी की तरह मत देखिए, बल्कि एक तोहफे की तरह देखिए, अपने आप को दिया हुआ एक तोहफा। जब आप सुबह 5 बजे उठते हैं, आप खुद को यह संदेश दे रहे हैं कि मैं अपनी जिंदगी का जिम्मेदार हूं, मैं अपने भविष्य में निवेश कर रहा हूं। यह नजरिया बदलना इस आदत को मजबूरी से एक विशेषाधिकार में बदल देता है। अब सवाल यह उठता है कि जब यह आदत पूरी तरह स्थापित हो जाती है, यह आपकी जिंदगी के बाकी हिस्सों को कैसे बदलती है, खासकर उन 4 अंदरूनी साम्राज्यों को जिनकी हमने पहले बात की थी। इसी को गहराई से समझने के लिए हम चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 4, माइंडसेट, अपने दिमाग को मास्टर करना। किताब में मेंटर बताता है कि माइंडसेट यानी आपकी सोच का तरीका आपकी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करता है। जो लोग यह मानते हैं कि वे अपनी परिस्थितियों के गुलाम हैं, वे हमेशा एक विक्टिम की तरह जीते हैं। लेकिन जो लोग यह समझते हैं कि वे अपनी सोच और अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, वे अपनी जिंदगी के असली मास्टर बन जाते हैं। सुबह का वह शांत वक्त जब आप ग्रो के हिस्से में कुछ नया सीखते हैं, यह आपकी माइंडसेट को मजबूत बनाने का सबसे बेहतरीन मौका है। मेंटर समझाता है कि हमारा दिमाग एक मसल की तरह है, जितना आप इसे इस्तेमाल करते हैं उतना ही यह मजबूत बनता है। जो लोग रोज कुछ नया सीखते हैं, नई किताबें पढ़ते हैं, नए विचारों से जुड़ते हैं, उनका दिमाग लगातार विकसित होता रहता है। जबकि जो लोग सीखना बंद कर देते हैं, उनका दिमाग धीरे धीरे स्थिर होकर कमजोर पड़ने लगता है। किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है, हमारी सोच हमारी परिस्थितियों से नहीं बनती, बल्कि हमारी सोच हमारी परिस्थितियों की व्याख्या करती है। 2 लोग एक जैसी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, लेकिन एक इंसान उसे एक अवसर की तरह देखता है और दूसरा उसे एक आपदा की तरह। यह फर्क उनकी परिस्थिति में नहीं, बल्कि उनकी माइंडसेट में है। मेंटर एक बहुत प्रैक्टिकल टेक्निक सिखाता है, जिसे वो मेंटल कंटामिनेशन कहता है। वह समझाता है कि जिस तरह हम अपने शरीर को गंदे खाने से बचाते हैं, हमें अपने दिमाग को भी नेगेटिव विचारों, बेकार की खबरों और डिस्ट्रैक्शन से बचाना चाहिए। खासकर सुबह के उस पहले घंटे में, जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा संवेदनशील और प्रभावशाली होता है। आपको बहुत सावधान रहना चाहिए कि आप उसमें क्या डाल रहे हैं। अगर आप सुबह उठते ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, आप अपने दिमाग को दूसरों की जिंदगी की तुलना में बेकार की खबरों में और नेगेटिव कंटेंट में उलझा देते हैं, इससे पहले कि आप अपने खुद के विचारों को स्पष्टता दे पाएं। यही वजह है कि किताब में इतना जोर दिया गया है
कि सुबह के पहले घंटे में फ़ोन को दूर रखा जाए, ताकि आपका दिमाग सबसे पहले आपके अपने विचारों से, आपकी अपनी प्राथमिकताओं से जुड़े, ना कि दुनिया की मांगों से। एक और बहुत गहरी बात जो किताब बताती है वह है सेल्फ टॉक की ताकत। हम दिन भर अपने आप से बात करते रहते हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। यह अंदरूनी बातचीत हमारी माइंडसेट को गहराई से प्रभावित करती है। अगर आप लगातार खुद से कहते हैं मैं यह नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, तो आपका दिमाग उसी नैरेटिव को सच मानने लगता है। लेकिन अगर आप अपनी सेल्फ टॉक को बदलते हैं, अगर आप खुद से कहते हैं मैं सीख सकता हूं, मैं बढ़ सकता हूं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी उस नए नैरेटिव के साथ अलाइन होने लगता है। मेंटर एक बहुत खूबसूरत एक्सरसाइज सिखाता है जिसे वो अफर्मेशन कहता है। हर सुबह अपने रिफ्लेक्ट के समय में कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराइए, जैसे मैं हर दिन बेहतर बनता जा रहा हूं, मेरे पास अपने सपनों को पूरा करने की ताकत है। यह सुनने में शायद सिंपल या यहाँ तक कि थोड़ा अजीब लगे, लेकिन रिसर्च दिखाती है कि जब हम बार बार पॉजिटिव विचारों को दोहराते हैं, यह हमारे दिमाग के न्यूरल पाथवेज को धीरे धीरे बदल देता है और यह नई सोच धीरे धीरे हमारा स्वाभाविक तरीका बन जाती है। किताब में यह भी बताया गया है कि माइंडसेट सिर्फ पॉजिटिविटी की बात नहीं, बल्कि क्लैरिटी की भी बात है। जब आपका दिमाग शांत होता है, जब वह अनगिनत डिस्ट्रैक्शंस में उलझा नहीं होता, आप ज़्यादा स्पष्टता से सोच पाते हैं, बेहतर फैसले ले पाते हैं। यही वजह है कि सुबह का वह शांत वक्त, जब दुनिया अभी सोई हुई होती है, फैसले लेने और सोचने के लिए सबसे बेहतरीन वक्त होता है। मेंटर एक बहुत गहरी कहानी शेयर करता है दुनिया के कुछ सबसे बड़े इनोवेटर्स और लीडर्स के बारे में, जो अपने सबसे बड़े फैसले सुबह के उस शांत वक्त में लेते हैं, जब उनका दिमाग सबसे ज़्यादा स्पष्ट होता है। वे जानते हैं कि दिन के बाकी हिस्सों में, जब मीटिंग्स, ईमेल्स और तरह तरह की मांगे उन्हें घेर लेती हैं, उनके पास वो स्पष्टता नहीं बचती जो सुबह के उस शांत वक्त में होती है। अब सवाल यह उठता है कि माइंडसेट के साथ साथ हमारी हार्ट सेट और सोल सेट को भी मजबूत बनाना क्यों जरूरी है और यह कैसे किया जा सकता है। इसी को गहराई से समझने के लिए हम चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 5, हार्ट सेट और सोल सेट। अपने अंदर की गहराई को जगाना किताब में मेंटर बताता है कि सफलता सिर्फ दिमाग की तेजी से नहीं आती, बल्कि दिल की गहराई से भी आती है। हार्ट सेट का मतलब है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, आपके रिश्तों की क्वालिटी और आपकी करुणा और सहानुभूति की क्षमता। किताब में यह बताया गया है कि बहुत से लोग बाहर से बहुत सफल दिखते हैं, लेकिन अंदर से वे बहुत खाली महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने करियर पर तो बहुत ध्यान दिया, लेकिन अपने रिश्तों और अपनी इमोशनल हेल्थ को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मेंटर समझाता है कि सुबह के उस रिफ्लेक्ट वाले 20 मिनट में, जब आप जर्नलिंग करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, आप अपनी हार्ट सेट को भी मजबूत कर रहे होते हैं। जब आप अपने अंदर की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, जब आप कृतज्ञता की प्रैक्टिस करते हैं, जब आप अपने रिश्तों के बारे में सोचते हैं, यह सब आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को गहराई देता है। किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है, जो लोग अपनी इमोशंस को समझते हैं और उन्हें सही तरीके से एक्सप्रेस करना जानते हैं, वे बेहतर रिश्ते बनाते हैं, बेहतर लीडर बनते हैं और अंत में एक ज़्यादा संतोषजनक जिंदगी जीते हैं। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं जो अपने आप आ जाती है, इसे भी एक स्किल की तरह प्रैक्टिस करना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी और स्किल को सीखते हैं। मेंटर एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताता है। हर सुबह अपने जर्नलिंग के दौरान खुद से पूछिए, आज मैं किसके साथ अपने रिश्ते को बेहतर बना सकता हूँ। यह छोटा सा सवाल आपको अपने रिश्तों के प्रति ज़्यादा सचेत बनाता है और धीरे धीरे आप अपने आसपास के लोगों के साथ ज़्यादा गहरे और अर्थपूर्ण जुड़ाव बनाने लगते हैं। सोल सेट, जो किताब में चौथा साम्राज्य है, इसका मतलब है आपकी आध्यात्मिक गहराई, आपका जिंदगी के प्रति नजरिया और आपका उस चीज़ से जुड़ाव जो आपसे बड़ी है, चाहे वह प्रकृति हो, कोई धार्मिक विश्वास हो या सिर्फ जिंदगी के प्रति एक गहरा आदर हो। मेंटर बताता है कि जो लोग अपनी सोल सेट को नज़रअंदाज कर देते हैं, वे भले ही बाहर से बहुत सफल हों, लेकिन उनकी जिंदगी में एक गहरा खालीपन रह जाता है, एक ऐसी कमी जिसे कोई भी बाहरी उपलब्धि नहीं भर सकती। किताब में एक बहुत खूबसूरत उदाहरण दिया गया है प्रकृति के साथ जुड़ाव का। सुबह के उस शांत वक्त में अगर आप कुछ मिनट बाहर बिताते हैं, चाहे यह सिर्फ खिड़की से आसमान देखना हो या बगीचे में टहलना हो, यह आपकी सोल सेट को गहराई से पोषित करता है। प्रकृति हमें याद दिलाती है कि हम इस दुनिया का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हैं और यह विनम्रता या छोटापन महसूस करना असल में एक बहुत गहरी शांति लाता है। मेंटर एक और गहरी बात कहता है,
वह यह कि सोल सेट को मजबूत करने का एक तरीका है अपनी जिंदगी में मीनिंग ढूंढना, यानी सिर्फ काम करने के लिए काम नहीं करना, बल्कि यह समझना कि आपका काम, आपकी मेहनत किसी बड़े मकसद से जुड़ी है। जब आप जानते हैं कि आपकी मेहनत सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके परिवार के लिए, आपकी कम्युनिटी के लिए या किसी बड़े उद्देश्य के लिए है, तो वह मेहनत ज़्यादा अर्थपूर्ण महसूस होती है। किताब में यह भी बताया गया है कि सोल सेट का मतलब सिर्फ बड़े फिलॉसफिकल सवालों से नहीं जुड़ा, बल्कि रोज की छोटी छोटी चीज़ों में भी है। जब आप अपने खाने का स्वाद ध्यान से महसूस करते हैं, जब आप किसी अपने की आवाज़ ध्यान से सुनते हैं, जब आप सूर्योदय की खूबसूरती को गौर से देखते हैं, यह सब सोल सेट को पोषित करने के तरीके हैं। असल में यह पूरा चारों साम्राज्यों वाला मॉडल इसी बात पर आधारित है कि जिंदगी सिर्फ बड़ी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी सचेत आदतों में जिंदगी बसती है। मेंटर उन दोनों को एक बहुत गहरी सलाह देता है। हर सुबह अपने रिफ्लेक्ट के समय में कुछ पल सिर्फ कृतज्ञता में बिताइए। सोचिए उन सारी चीज़ों के बारे में जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वह आपकी सेहत हो, आपका परिवार हो या सिर्फ एक नई सुबह देखने का मौका हो। यह प्रैक्टिस आपकी सोल सेट को गहराई से पोषित करती है और आपको जिंदगी के प्रति एक ज़्यादा गहरा आदर देती है। अब सवाल यह उठता है कि यह सारी प्रैक्टिस, यह चारों साम्राज्यों को मजबूत करना आखिर में हमें कहाँ लेकर जाता है? यह हमारी लंबी अवधि की जिंदगी और हमारी विरासत को कैसे प्रभावित करता है? इसी को गहराई से समझने के लिए हम चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जहां हम बात करेंगे मास्टरी और महारत की। चैप्टर 6, मास्टरी की राह किताब में मेंटर एक बहुत गहरी बात कहता है। दुनिया के सबसे महान लोग, चाहे वे किसी भी फील्ड में हों, संगीत में, खेल में, बिजनेस में या कला में, उनमें एक चीज़ कॉमन होती है, वे सब लगातार निरंतर अपने क्राफ्ट में महारत हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। यह महारत कभी पूरी तरह हासिल नहीं होती, बल्कि यह एक निरंतर यात्रा है, और सुबह का वह पहला घंटा इस यात्रा का सबसे जरूरी हिस्सा है। मेंटर एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट समझाता है, जिसे वह 10,000 घंटे का नियम कहता है। यह विचार यह कहता है कि किसी भी फील्ड में सच्ची महारत हासिल करने के लिए लगभग 10,000 घंटों की डेलिब्रेट प्रैक्टिस चाहिए होती है। यह सुनने में एक बहुत बड़ी संख्या लगती है, लेकिन जब आप इसे रोज के छोटे छोटे घंटों में बांट देते हैं, यह उतना असंभव नहीं लगता। अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा अपने क्राफ्ट में लगाते हैं, तो लगभग 27 सालों में आप 10,000 घंटे पूरे कर लेंगे। लेकिन अगर आप सुबह के उस पहले घंटे को, जब आपका दिमाग सबसे ज़्यादा फोर्स साफ होता है, अपने क्राफ्ट में लगाते हैं, तो वह घंटा एक सामान्य घंटे से कहीं ज़्यादा कीमती साबित होता है, क्योंकि उसमें आपकी क्वालिटी ऑफ फोकस बहुत ज़्यादा होती है। किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है। सुबह के उस पहले घंटे में की गई डेलिब्रेट प्रैक्टिस दिन के बाकी घंटों की तुलना में कहीं ज़्यादा प्रभावशाली होती है, क्योंकि उस वक्त आपकी विल पावर, आपका फोकस और आपकी क्रिएटिविटी अपने चरम पर होते हैं। यही वजह है कि दुनिया के बहुत सारे महान लेखक, कलाकार और वैज्ञानिक अपना सबसे महत्वपूर्ण काम सुबह के उस शांत वक्त में करते हैं। मेंटर यह भी समझाता है कि मास्टरी की राह में सबसे बड़ी बाधा परफेक्शनिज्म नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी की कमी है। लोग अक्सर एक